नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं यूनिट नंबर 8 पंचलाइट, जिसके रचयिता हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका जन्म सन 1921 में और जिनका निधन सन 1977 में हुआ था। ये ग्राम्य अंचल के बहुत ही फेमस राइटर माने जाते हैं, जिनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था, जिनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में वे कूद पड़े। 1950 में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। सही माने में रेणु जी एक कर्मशील सारस्वत थे। 1952-53 में भीषण रूप में रोगग्रस्त रहने के बाद उन्होंने लेखन कार्य की ओर झुके। मतलब जब ये रोगग्रस्त हो गए, पथारीवश हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। रेणु जी ने जो भी कथाएं लिखी है लगभग आंचलिक लिखी है, मतलब अंचल मतलब गांव, छोटे से गांव को ध्यान में रखकर उन्होंने यह कथाएं उनकी लिखी है, और उसमें से यह एक है। उनका जो फेमस उपन्यास है मेला आंचल, वो बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। उसके बाद उन्होंने गोदन, वो भी एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनको बहुत पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर पंचलाइट रेणु जी की एक गिनी चुनी कहानियों में से एक है, जो पंच के न्याय, दंड, जुर्माना, नई चीज़ अपनाने या उसका कार्य करना न करना, ये सारी बातें एक चित्रण के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। गांव के अनपढ़ लोगों में जो अज्ञानता है उसको उजागर करने का जो कार्य है वो यहाँ पर दिखाया गया है। गोदन उसमें से एक ऐसा पात्र है जो पंचलाइट मतलब पेट्रोमैक्स को जलाना जानता है और अपनी बिरादरी की इज्जत न जाए, जिसकी वजह से गोदन को वहाँ पर बुलाया जाता है और पेट्रोमैक्स जलाने की बात की जाती है, और उसे जो पंच से बाहर निकाल गया था उससे उसको वापस ले लिया जाता है। मतलब एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक लड़की की एक प्रेम कहानी है, और प्रेम कहानी की वजह से वो लड़का हर बार उस लड़की को देखकर ये गोदन गीत गाया करता कि हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, वो वाला गीत गाता रहता था, सलीमा वाला गीत, और उसकी वजह से बिरादरी ने उसको बाहर निकाल दिया था बिरादरी से और 10 रुपये जुर्माना किया था। वो कहानी के माध्यम से यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी दिलचस्प बातें यहाँ पर की गई है। विद्यार्थी मित्रों, आप इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना। मैं पढ़कर आपको समझा रहा हूँ, पर उसके बाद भी आप अच्छी तरह से पढ़ना, ताकि इसकी जो मूल बात है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि अनपढ़ लोग किस तरह से कैसे कैसे व्यवहार करते हैं और पूरी जानकारी नहीं होती, उसी का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। पिछले किताब हाथ में ले लीजिए। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसा जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। हम लोग पेट्रोमैक्स कहते हैं, और यहाँ पर गांव में उसको पंचलाइट के नाम से जाना जाता है। इस बार रामनवमी के मेले में, रामनवमी का जो मेला आने वाला है, उसके कारण इन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा है। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें, उस गांव में कितनी पंचायतें हैं? कुल 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी मतलब बैठने के लिए जो सभा चट्टी होती है, वह सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स, हर के पास अपनी अपनी दरी भी है, जाजिम है, शतरंजी है और पेट्रोमैक्स है। केवल ऐसी टोली है क्या है जिसके पास यह नहीं है, पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपये जो बच गए उससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। पंचलाइट इन्होंने खरीदी, और खरीदने के बाद जो 10 रुपये बचे हैं उस 10 रुपये से इसकी पूजा की सामग्री ली जाए, क्योंकि हमारे लिए यह बहुत बड़ी चीज़ है, नई चीज़ है, इसलिए हम इसको खरीदना कर लाए हैं। तो इसकी अच्छी तरह से पूजा वूजा करेंगे, पूजा की सामग्री लाएंगे और उसके बाद इसको शुरू करेंगे। बिना नेम टेम कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए नहीं है, तो उसकी पूजा अर्चना की जाए, उसके बाद ही उसके लिए उसका काम शुरू करना चाहिए और उसको जलाना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। अंग्रेज राज में भी जब पुल पहले बनाते तो वो बलि देते थे। हमारे यहाँ अभी जो नए काम शुरू होते थे उसमें हम लोग श्रीफल फोड़ते हैं और उसके बाद उसका श्री गणेश करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं। मेले से सभी पंच
दिन दहाड़े की ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। जो लोग मेले में गए थे, उस मेले में जाकर इन्होंने पंचलाइट जो खरीदी थी वो सब दिन दहाड़े वापस लौट गए थे। और सबसे आगे जो पंचायत छड़ीदार एक डिब्बा था पंचलाइट का, उसको लेकर वो आगे चल रहे थे। उसके पास उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच लोग जो साथ में गए थे वो सारे चल रहे थे। गांव के बाहर की ब्राह्मण टोले के फुटंगीजा ने टोक दिया। जो गांव के बाहर जो ब्राह्मण टोली थी उसके जो एक बड़े व्यक्ति थे उसने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ मैं तो, मतलब आप लोग कितने में लालटेन खरीद कर लाए हो? देखते नहीं ये पंच लाइट है, क्या है ये? लालटेन नहीं है पर क्या है? पंच लाइट लेकर आए। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताव करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली की बत्ती कहेंगे और दूसरे को पंच लाइट को लालटेन। और अपने घर में जो ढिबरी जलती है, मतलब दिया जो जलता है, उसको क्या कहेंगे? बिजली की बत्ती जला रहे हैं। और हमारे जो दूसरा का जो पंच लाइट होता है उसको ये क्या कहेंगे? लालटेन कहेंगे। लालटेन देखा होगा आपने, इस तरह से जो पुरानी पिक्चर आपने देखी होगी कि रात के अंधेरे में उसको लेकर घूमते हैं ताकि उसमें उजाला आए और उसको रात में अंधेरे में उसका साथ अपने को मिल सके। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है। पंचलाइट मतलब जो पंचलाइट है वो गांव वाले पंचलाइट कहते हैं, मतलब अनपढ़ लोग हैं इसलिए कि वो पंचलाइट आए देखने के लिए सारे गांव इकट्ठे हो गए। गांव के लोग सारे इकट्ठे हो गए। छड़ीदार अग्नु महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। मतलब दूर से देखो, छूछा मत करो, क्योंकि अगर इसको ठेस लग जाएगी तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। सरदार ने अपनी बीवी से कह दिया कि भाई जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाना, शाम को इसकी पूजा करनी है और चौका पीढ़ी भी कर देना, मतलब साफ सफाई कर देना अच्छी तरह से, क्योंकि हम इसका यहाँ पर शाम को जो नया आविष्कार हमारे पास आया है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपनी भगत या बच्चों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। इन लोगों ने कहा कि आज जो पंचलेट जलने वाला है उसमें हम लोग आज क्या करेंगे? भजन कीर्तन करेंगे। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकार। मतलब आज कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। आज पंचलेट की लाइन में हम भजन कीर्तन करने वाले हैं तो धरने में 1.5 बेड़ नहीं होना चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से अपना काम होना चाहिए, वरना फिर कुछ भी हो सकता है, एकदम बेकार हो जाएगा। औरतों की मंडली में गुलेरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। बच्चे भी इकट्ठा हो गए। गुलेरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी तो छोटे बच्चों ने उत्साह से शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। पंचलेट आया, पंचलेट आया, मतलब उमंग उत्साह जो होता है। जैसे हमारे घर में लाइट नहीं होती और जब पहली बार घर में लाइट की रोशनी आती है तो हमें भी आनंद उत्साह होता है, उसी प्रकार का आनंद उत्साह यहाँ पर इस गांव की पंचायत के लोगों में है। सूरज डूबने में के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलेट पंचलेट। सूरज अभी डूबने में भी 1 घंटे का समय बाकी है, फिर भी लोग आकर जमा हो गए सरदार के आंगन में पंचलेट पंचलेट करके। पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं है, बस कोई दूसरी बात भी नहीं, बस सारे गाँव में एक ही बात थी, पंचलेट पंचलेट पंचलेट, और कोई गप मतलब बात नहीं थी। सरदार ने गुड़ पुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। दुकानदार ने क्या कहा? अपनी बात सुना रहा है कि दुकानदार, जब हम पंचलेट लेने गए तो दुकानदार ने क्या कहा, इसकी कीमत कितनी? 5 कौड़ी और 5 रुपये। 5 कौड़ी मतलब 1 कौड़ी मतलब 20, तो 5 कौड़ी मतलब 20 मतलब 5, 20, 100 और 5 रुपये मतलब 105 रुपये कीमत कही। मैंने कहा दुकानदार साहब यह मत समझ लिए कि हम लोग एकदम देहाती है, यह मत समझ लिए कि हम लोग देहाती गांव वाले हैं। बहुत बहुत पंचलेट देखा है, हमने भी बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला लगता है आप जाति के सरदार हैं। मुझे ऐसा लगा। दुकानदार ने कहा कि आप जाति के सरदार हैं, ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहा हूँ। मतलब पूरे 5 कौड़ी में मतलब 100 रुपये में ये पंचलेट हमको दे दिया, मतलब 5 रुपये उसने कम कर दिए।
दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मतलब पंचलेट का जो बॉक्स है वो बॉक्स के बिना दे रहा था, वो देना नहीं था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? हम लोग जा रहे हैं, लेकर जाएंगे, तो बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हो, क्या क्यों रे दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है? दे दो बक्सा। मतलब मेरी आंखों के सामने तू इसको ये कर रहा है, इनके साथ ये कर रहा है, तो तू उनको बक्सा दे दे। टोले के लोगों को अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। सब लोग आश्चर्य बढ़ गए, अरे भाई हमारा सरदार इतना अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ इन्होंने ये काम किया। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलेट। छड़ीदार ने औरतों से कहा कि भाई रास्ते में जब हम लोग आए थे तो ये क्या हुआ कि ये पंचलेट क्या कर रहा था? सन सन बोल रहा था, आवाज़ आ रहा था। लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बने की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल लाया और सवाल पैदा हुआ, पंचलेट को जलाएगा कौन? सबसे बड़ा समस्या लेकिन वाली आई। क्या आई कि भाई पंचलेट को जलाएगा कौन? क्योंकि जलाने का तो हम लोग पूछना भूल गए। दुकानदार से पूछा नहीं कि इसको कैसे जलाया जाए। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी, क्योंकि उस समय उत्साह ही इतना था, पंचलेट खरीदना है तो पंचलेट खरीद लिया, पर उसको किस तरह से जलाया जाए उसको पूछा नहीं था। पंचलेट खरीदने से पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं, और खरीदने के बाद भी नहीं सोचा। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। कीर्तनिया लोग, जो भजन कीर्तन करने वाली टोली है, वो भी तैयार बैठी है अपने ढोल नगारे सब निकाल कर कि भाई चलो हम इसको पंचलेट जैसे जलेगा तो अपनी कीर्तन मंडली शुरू करेंगे। पंचलेट वहाँ पर पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। गांव वालों ने ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने और बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, मायरे गायलू तो दूहे कौन? कहावत है कि माई ने गाय तो ली, पर उसको दोहेगा कौन? उसका दूध कौन निकालेगा? लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? मतलब इसको जलाएगा कौन? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट जलाने वाला बालने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है गांव में पंचलेट को जलाने वाला बालने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार भी है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा? मतलब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लाए हैं, शुभ लाभ किया, पूजा सामग्री की, पूजा विधि की, और दूसरी पंचायत को बुला के उसको पंचलेट जलाने की मदद लेंगे तो हमारी बिरादरी में हमारी इज्जत क्या रहेगी? इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे, इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे। हम किसी की मदद लेने वाले नहीं है। जिंदगी भर ताना कौन सहे? बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोग को पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से जलाना पड़ा। बस एक ही ताना मारेंगे कि तुमको पंचलेट लाने तो सही, तुम लाए तो सही, पर तुमको पंचलेट किसी और के सहारे से जलाना पड़ा। ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए, बस दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए, बस हमें खुद जलाना है। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। किसी ने अपने घर में डिबरी मतलब दिया भी नहीं जलाया था, क्योंकि सब लोग चाह रहे थे आज तो पंचलेट का उजाले होने वाला है, इसलिए डिबरी की जरूरत नहीं है। आज पंचलेट के सामने डिबरी कौन बालता है? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सब किया कराए जो था, सारे सपने देख रहे, उसके ऊपर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं थी। सरदार, दीवान और छड़ीदार थे, उनके मुंह में कोई बोली नहीं थी, क्योंकि लाए तो सही पर वो भूल गए थे कि किस तरह से उसको जलाया जाए। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। किसी ने अंदर से आवाज़ आई कि जो कल कब्जे वाली चीज़ है उसका नखरा बहुत बड़ा होता है, मतलब ये नखरे वाली चीज़ है, इसको जलाना मुश्किल है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठ बैठ करो, तुरंत जलने लगेगा। मतलब वो लोग राजपूत टोली वाले लोग हैं, वो हमारी मजाक मस्ती कर रहे हैं, हमारी हंसी उड़ा रहे हैं कि एक काम करो, कान पकड़कर इस पंचलेट के सामने 5 बार उठ बैठ करो तो शायद वो जलने लग जाएगा, वो तुरंत जलने लगेगा।
पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही ना। मतलब भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे। ये हमारी भूल है कि हमने उनको पूछा नहीं कि किस तरह से जलाया जाए। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। और रुदल साहब बनिया जो है वो बतंगड़ आदमी, बड़ा आदमी है, और उसने खाली ये समाचार दिया है कि पंचलेट का जो पंप है वो जरा धीरे से देना, हल्के से देना, होशियारी से देना। मतलब ये बात हो गया कि वो जलाना जानता है। गुर्री काकी की बेटी मुंडी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले, उसके मुंडी के मन में वो बात आ जाती है, क्योंकि किसके लिए, गोधन के लिए वो बात उसके मन में आती है। वह जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, गोधन को पंचलेट जलाना आता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मतलब गोधन को पंचायत से बंद कर दिया गया है, उसका हुक्का पानी बंद है। मुंडी की मां ने पंचायत में फरियाद की थी, गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है। मतलब गोधन की माँ, गोधन मुंडी की लड़की जो है, मुंडी है, उसकी माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि भाई गोधन मेरी बेटी के सामने जब कभी आता है तो सलमा सलमा मतलब सनम सनम वाला सलीमा वाला गीत गाता है, और वो गीत है हम तुमसे मोहब्बत करके सनम। मतलब ये वाला गीत गाता रहता है, इसलिए उसने फरियाद की थी, और उस फरियाद को ध्यान में रखकर गोधन को पंचायत से बंद कर दिया गया है। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ है था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। मतलब जो पंचायत के लोग हैं उसको भी पान सुपारी कभी नहीं खिलाई। तो पंचायत लोग इकट्ठी हुई और उन्होंने गोधन को बंद कर दिया। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपये जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। 10 रुपये जुर्माना दे दो तो तुम्हारा कुछ नहीं, वरना तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से गोधन को बंद कर दिया गया। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए, मुंडी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है, और उधर जाति का पानी भी उतर रहा है। इज्जत का सवाल है, तो केवल वो मुंडी कैसे कह सके, गोधन जानता है। मुंडी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिगो चिद चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुंडी बोली, तू कह दे सरदार से, सरदार से कह दे कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, शायद कुछ हो जाए। गोधन जानता है पंचलेट जलना, कनेली बोली। कनेली ने कह दिया, क्योंकि मुंडी ने उसके कान में कह दिया कि भाई दूसरी ओर कहे, कोई और कहेगा तो चल जाएगा, इसलिए उसने अपनी सहेली को कहा, और सहेली ने बोल दिया कि भाई गोधन जानता है पंचलेट जलाना। कौन गोधना जानता है जलना कि, लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा, और दीवान ने पंचों की ओर, मतलब सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाला गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान, मतलब अब हमारी जाति की बंदिश हम लेकर बैठे हैं, पर हमारी जाति की इज्जत ही अगर पानी में मिल रही है तो हम क्या इच्छा रखें कि भाई हमारी जाति की इज्जत जाने दे। क्यों जी दीवान, आप क्या कहते हैं। दीवान ने कहा ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए, और सभी ने कह दिया भाई गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। कल कब्जा फिर से बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा, इसलिए मैं आने के लिए तैयार नहीं हूँ। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी भी तरह गोधन को राजी कीजिए, वरना कल हम गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। गुर्री काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के, मतलब मुंडी की माँ वो तैयार हो गई। गुल्ली काकी भाई जाओ, मैं जाकर देखती हूँ। गुल्ली काकी उठकर गोधन के झोपड़े में की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर एक नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। मतलब पूजा की सामग्री थी, उसके पास एक बिल्ली चक्कर काट रही थी, उसको भी भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मुछरल के बालों को संवारने लगा। जो मंडली का जो मेन व्यक्ति था वो अपनी मूछों को इस तरह संवारने लगा कि चलो भाई अब पंचलेट जलने वाला है तो हमारा कीर्तन शुरू हो जाएगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है।
बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा, मतलब उसने स्पिरिट मांगा, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ, सब तैयार हो गया, अब स्पिरिट नहीं है, वो खड़ा हो गया, अब क्या करे। सभी ने मनी मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। भाई ये जो दीवान सरदार है उन्होंने ये कैसा किया काम, उनके ऊपर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं वे लोग, बस बिना समझ बूझ के काम किया है। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ी गरी का तेल ला दो, अगर स्पिरिट नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा गरी का तेल ला कर दे दो, मैं उसको भी जला दूंगा। मुनरी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। अब जैसे ही गरी का तेल आया उसने पंचलेट में पंप देना शुरू कर दिया। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। धीरे धीरे वो पंचलेट जलने लगा और उसकी रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है, और लोगों के मन में एक ही बात हो गई कि गोधन तो बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय, और कीर्तन टोली ने महावीर स्वामी की जय और ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया, और महावीर स्वामी की जय की ध्वनि की और उन्होंने अपना कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंडी ने हर्षद भरी निगाह से गोधन की ओर देखा, मतलब एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें की। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा सुना माफ करना मेरा क्या कसूर, मतलब हमारे बीच में जो कुछ हुआ उसमें मैं क्या करूं। मेरी माँ ने यह फरियाद की थी जिसकी वजह से हुआ था, पर मुझे माफ़ करना मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 गुण माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना, और सरदार ने छूट दे दी कि जाओ खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना खाना गोधन। और गुलरी काकी जो मुंडी की माँ थी वो भी मान गई, और उसने गोधन को अपने घर पे खाने के लिए भी बुला लिया, मतलब वो इस रिश्ते से तैयार हो गई। गोधन ने फिर एक बार मुंडी की ओर देखा, मुंडी की ओर देखा और मुंडी की पलकें झुक गई। मुंडी की ओर देखा और उसकी पलकें भी झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था, और उस पंचलेट की लाइट में प्रकाश में जो पेड़ के पत्ते थे वो भी चारों तरफ से पुलकित हो रहे थे, और एक नई रोशनी वहाँ पर देखने मिली थी। मतलब जो अनपढ़ गवार लोग थे उनको भी आज पंचलेट से जो आनंद और खुशी हुई है उसी का वर्णन यहाँ पर एक अंचल के माध्यम से, गांव के माध्यम से हमारे सामने फणीश्वरनाथ रेणु ने प्रस्तुत किया है। शब्दार्थ और टिप्पणी भी लिखना, साथ में जो मुहावरे और कहावत वो भी लिख लेना, और स्वाध्याय के प्रश्न भी आप लोग लिख लेना, ताकि हमारे असाइनमेंट नोट तैयार हो जाए और परीक्षा में हमको काम लगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।